हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो अब बारी है हमारे अनदर सेट ऑफ 50 एमसीक्यूज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम लोग कुछ और 50 एमसीक्यूज देखते हैं जो कि 2023-24 के क्वेश्चन पेपर में से हैं। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सारे के सारे वन मार्कर्स। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से ही शुरुआत हो रही है पेपर की। लिखा है, इफ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। मतलब क्या है कि अगर एक इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगा तो उतने ही प्रपोर्शन से कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। गलत, गलत है ये। देखो, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन कम रेट से बढ़ती है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन कम होने लगता है, लोग सेव करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, दूसरा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर मतलब कि दोनों एमपीसी और एमपीएस हमेशा इक्वल होते हैं क्या? गलत। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। तो करेक्ट इक्वेशन बताना है हमें, सिंपल। सो ऑप्शंस में चेक कर लो। सबसे पहले दिया है जीडीपी एट एमपी, जो कि कैसे आएगा? एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन। नहीं, गलत है। एमपी और एफसी का भी डिफरेंस है, तो एनआईटी भी तो एडजस्ट होगा। ये तो गलत है। सी ऑप्शन देखो एक बारी, गिवन है जीएनपी एट एमपी लेफ्ट साइड पे और जीडीपी एट एमपी राइट साइड पे। तो बेसिकली जीडीपी से जीएनपी पे जाने के लिए हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो एनएफआई ऐड करेंगे। बाकी सारी चीजें तो एकदम सेम है। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है असर्शन रीजन। दिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी आया था, लास्ट ईयर के पेपर में भी आया हुआ था। सो फुल एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलेंटरी एब्सेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में सारे के सारे लोग जो एबल हैं, जो विलिंग है, उन्हें काम मिला हुआ है। तो रीजन लिखा है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट द प्रीवेलिंग वेज रेट। सही चीज लिखी है, दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा डेटेड 9 जून 2023 देयर वॉज अ नेट सेलिंग ऑफ वर्थ 309 करोड़ बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। मतलब क्या है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने सेल करी हैं 309 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स। सेल करी है मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारे इंडिया में सेल करी होंगी इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट्स तो इंडिया में आ जाएंगी और इंडिया के पास से फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स ने इंडिया में सेल करा है ना, सो इन्वेस्टमेंट्स तो इंडिया को मिल जाएंगी और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से बाहर जाएगा। सो ये जो ट्रांजेक्शन है, पहले तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। दूसरा आउटफ्लो होगा हमारे पास से, तो डेबिट में आएगा। तो इसलिए आंसर बनेगा डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो स्टेटमेंट को इंटरप्रेट समझ के करना, देख के करना। इसके बाद आपको बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फीचर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का इनकरेक्ट पॉइंट बताना है। दिया, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो सही है, पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात होती है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पैसा गवर्नमेंट होल्ड करती है वो हम मनी सप्लाई में नहीं कंसिडर करते। ये भी सही पॉइंट है। ठीक है, मनी सप्लाई में हम बेसिकली पब्लिक की बात करते हैं। तो पब्लिक में एक तो हाउस होल्ड आते हैं और फर्म्स आती है। ठीक है, इन दोनों की बात होती है, गवर्नमेंट का पैसा इंक्लूड नहीं होता। तीसरा है, इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। सेंट्रल बैंक कितना पैसा होल्ड कर रहा है उसे मनी सप्लाई बोलेंगे? गलत, पब्लिक की बात होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन थर्ड ही गलत है। ठीक है, सो आंसर बनेगा डी। ओके, देन नेक्स्ट है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स अंडर keynesian इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का टोटल बताना है। तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन होता है, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
ठीक है। और उसके बाद जब इनकम बढ़ती जाती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सो टोटल कंजम्पशन कैसे निकलता है, ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस्ड, इन दोनों का टोटल, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट आपको बताना है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो देखो, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक ये रहा। सिंपल है, 5,000 के डिपॉजिट्स हैं, इसमें से 80% लोन दे दिए यानी कि 4,000 के, तो बाकी का रिजर्व बनाओगे। 5,000 में से 4,000 के लोन दिए तो 1,000 का तो रिजर्व बनेगा। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 1,000। ओके, सो ऑप्शन बी तो आंसर होगा नहीं, इसे हटा दो पहले। राइट। इसके बाद सेकंड निकालना है आपको। सो देखो, सेकंड राउंड में ये 4,000 के लोन आ गए डिपॉजिट्स में। राइट। अब इस 4,000 का 80% दोगे लोन, 80% यानी कि 3,200। ठीक है, 4,000 में से 80% यानी कि 3,200 का लोन, बाकी 800 दोगे रिजर्व्स के फॉर्म में। सो 3,200 हमारा सेकंड ऑप्शन में आएगा। तो आप यहाँ से चेक कर लो, फर्स्ट पे 1,000 और सेकंड पे 32, ऑप्शन सी विल बी दी आंसर। ठीक है, आपको बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, जब इनफ्लो ज्यादा होंगे, आउटफ्लो कम होंगे। तो मतलब कि ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट्स, ऑप्शन डी, ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट्स की हम बात करते हैं इन बीओपी सरप्लस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सपोज फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, सी गिवन है आपको और इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमें मल्टीप्लायर निकालना है। सो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/MP C, 1 - MP C। ठीक है, के इक्वल टू 1/1 - MP C। राइट, अब आपको देखो, सी गिवन है 100 प्लस 0.75 वाई, तो ये कंजम्पशन की इक्वेशन है जिसमें ये 0.75 होता है MP C। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/1 - 0.75, जो कि आएगा 1/0.25। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी। ओके, देन नेक्स्ट है, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकोनमी शोज अ फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 500। ठीक है, वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बने 1,200 एंड ट्रांसफर पेमेंट्स हैं 400। इसका मतलब क्या है, गुड्स। ठीक है, विजिबल्स। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है बीओटी इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, बीओटी में पॉजिटिव बैलेंस है 500 का, एक्सपोर्ट्स हमें गिवन है 1,200, आपको निकालना है क्वेश्चन में इम्पोर्ट्स की वैल्यू। तो सिंपल है, ये आ जाएगा आपके पास 700 के इम्पोर्ट्स, 700 के इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो 700 इज दी आंसर, ऑप्शन सी। ये जो हमें ट्रांसफर पेमेंट्स गिवन है ना 400 की, इसको जस्ट इग्नोर करना, कंफ्यूजन के लिए गिवन है, इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल। ओके, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जानते हो क्या होता है, कि बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें कुछ अपने डिपॉजिट्स में से कुछ पार्ट एज रिजर्व्स रखने होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, सो इनकरेक्ट बताना है। लिखा है, इट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटीज दैट एवरी बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। सही बात लिखी है एकदम, तो ये तो सही है। दूसरा, इट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, सीआरआर का जो रेट है वो सेंट्रल बैंक ही फिक्स करता है, ये भी सही है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कमर्शियल बैंक्स। नॉट बाइंडिंग का मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। मैंडेटरी होता है, ठीक है, मैंडेटरी होता है, बाइंडिंग होता है। ओके, सो ऑप्शन सी ही गलत है। और एक लिखा है, इट इज अ टूल ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन, ये भी सही है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट वन। इसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड यानी कि आउटफ्लो इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले, इंडिया सेंडिंग रेमिटेंस फ्रॉम इंग्लैंड, रेमिटेंस सेंड कर रहे हैं तो ये तो यूनिलेटरल है, करंट अकाउंट में आता है। दूसरा है, इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड बाय इंडियंस, मतलब इंडियंस बाहर के एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाहर इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास से आउटफ्लो होगा यानी कि डेबिट में आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके जी।
देन इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन आर वन एंड द सेम थिंग। अब इसमें फंस जाओगे, देखो इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या एक ही बात होती है? गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। मीनिंग समझ लो, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, कि मतलब एक एरिया जिसमें आप इजीली मूव कर सकते हो, लोग, पीपल, कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज इजीली सर्कुलेट हो सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करता है। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या है? सिर्फ एक बाउंड्री, एक कंट्री की जो बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। मतलब ऐसे समझो कि जैसे पॉइंट आपको गिवन है, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा क्या? गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। अमेरिका की एम्बेसी चाहे इंडिया में क्यों ना हो, ये अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका की टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, ना कि हमारी टेरिटरी का पार्ट। ओके, सो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट तो समझे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अमेरिकन एम्बेसी अगर इंडिया में है, तो वो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंडर लाई करेगी। मतलब क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल फ्रंटियर में देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया में अगर बाहर की कोई एम्बेसी है, यानी यूएसए की एम्बेसी अगर है, तो ये यूएसए की एम्बेसी हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। लेकिन हम इसे ये बोल सकते हैं कि जो यूएसए की एम्बेसी है, ये हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर का पार्ट है, मतलब कि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर आ। ठीक है, सो इसलिए पॉलिटिकल फ्रंटियर और डोमेस्टिक टेरिटरी में एक डिफरेंस है, राइट? सो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ओके, ठीक है, समझ गए, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम? मेरिट कौन सा नहीं है? लिखा है, इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है तो मेरिट है। देन ये बात देखो, सेकंड गिवन है हमें, पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब फिक्स्ड के केस में भी जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन्ड रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है हमेशा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक तरह से डीमेरिट की बात कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी ही इसका आंसर बनेगा। बाकी स्पेक्यूलेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ये तो एक फायदा है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के संग कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाता है, वो भी एक मेरिट है। तो ऑप्शन बी इज द डी मेरिट। ओके, देन इसके बाद दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग्स। कंजम्पशन फंक्शन जो है वो रिलेशन शो करता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ना कि कंजम्पशन और सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स नहीं, इनकम होता है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड गिवन है, consumption function consists of two components, autonomous consumption and induced consumption। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सो कंजम्पशन फंक्शन में दो ही पार्ट्स हैं, हमने पढ़े थे। ठीक है, सो दोनों सही हैं, और स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, सपोज इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी, हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है 500, मतलब कि सी बार। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी गिवन है 0.8। हमें सेविंग फंक्शन बताना है, तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला होता है -c बार प्लस 1 - by। ठीक है, -c बार का मतलब -500, 1 - b का मतलब होता है 1 - एमपीसी। सो अगर एमपीसी 0.8 है, सो 1 - एमपीसी यानी 1 - 0.8, जो कि आएगा 0.25। ठीक है, सो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन इसके बाद आपको बताना है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो इसमें चेक कर लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसमें दो पार्ट्स गिवन है, एक तो करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में भी आपको दिया है एक तो ट्रेड इन मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स। ठीक है, दूसरा दिया है ट्रांसफर पेमेंट्स, और एक और कौन सा आता है ये आपको बताना है। सो करंट अकाउंट में आपके पास देखो, इन्वेस्टमेंट्स तो आती नहीं, वो तो कैपिटल का पार्ट है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी कैपिटल में आती हैं। ठीक है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज यानी कि आपके इनविजिबल्स, ये किस में आएगा? करंट में आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है? एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है या तो बोरोइंग्स या फिर लेंडिंग्स, तो ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है,
आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन एक्स इन स्पेंडिंग एंड एक्स इन आउटपुट आर इक्वल। मतलब इक्विलिब्रियम तब हम डिटरमाइन करेंगे जब एक्स इन स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब है एडी, ठीक है, खर्चा, डिमांड, और एक्स इन आउटपुट का मतलब है एएस, इक्वल होंगे। बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, असर्शन सही है। दूसरा आपको गिवन है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे और मे नॉट बी द सेम एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब इक्विलिब्रियम पे हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी या ना भी हो, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह जो इक्विलिब्रियम है वो और भी दो लेवल पे हम अचीव कर सकते हैं, एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो तीन लेवल पे हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में, अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, मे और मे नॉट बी द सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, बस दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सो इसलिए ऑप्शन बनेगा बी। ओके, देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, दिया हुआ है असर्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी यूनिटी, यूनिटी यानी वन, मैक्सिमम वैल्यू वन ही रहती है, बिल्कुल सही। एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर जीरो, ब्रेक इवन मतलब, ब्रेक इवन वो लेवल होता है जहाँ पे सी इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। अगर कंजम्पशन और से इनकम इक्वल है तो ऑफ कोर्स सेविंग जीरो होती है, तो ये तो सही है, दोनों का आपस में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं दिख रहा हमें, तो ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है, ऑप्शन इज बी। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट है, मनी इज द कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक वो कमोडिटी है जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल सही। मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आया आपके पास, इन ऑर्डर टू डिस्करेज एनी फॉल इन एडी, मतलब एडी कम ना हो उसको डिस्करेज करने के लिए, एडी को कम होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो, अगर टैक्स रेट को कम कर दें हम लोग, ठीक है, अगर टैक्स रेट को हम कम करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगर हम टैक्स रेट कम कर देंगे, कि गवर्नमेंट अगर टैक्स कम करती है तो उससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों की, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब एडी भी बढ़ेगा, है ना, तो एडी को कम करने से हमने रोक लिया, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, पिछला भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया, वही सेम कॉन्सेप्ट है, आपको ऑप्शन फर्स्ट पहले ब्लैंक पूरा करना है। तो देखो, फर्स्ट राउंड में 2000 के डिपॉजिट्स हैं, 1800 का लोन है, बाकी के 200 का रिजर्व, ठीक है। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, कि ये जो 1800 का लोन है ना, यही डिपॉजिट के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 1800, 1800, ठीक है, सो ऑप्शन ए और सी में से तो आंसर होगा नहीं। फिर इस 1800 में से 90% तो हम बनाएंगे, 90% तो हम देंगे लोन, ठीक है, सो 1800 का 90% यानी कि 1620, ठीक है, 1620 का लोन दोगे और 180 का रिजर्व, राइट। तो आपके पास ऑप्शंस में चेक कर लो, पहले 1800, फिर 1620, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। दिया है, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड टू द नेशन, रेमिटेंस अगर मिल रही है तो वो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है क्या, नहीं, अकोमोडेटिंग तो नहीं होती, अकोमोडेटिंग तो बीओपी के बेसिकली बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, मतलब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करती है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, क्या हम उसे डीवैल्यूएशन बोलते हैं, बिल्कुल डीवैल्यूएशन ही बोलते हैं, जब गवर्नमेंट करती है तो डिवैल्यूएशन ही होता है, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम इज द रीजन फॉर स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व, मतलब इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन भी चेंज होगा, और एक कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा एमपी सॉरी जो हमारी कंजम्पशन की लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कांस्टेंट चेंज की वजह से ही एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है।
फिर है मार्जिनल रेट ऑफ चेंज बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज डिफाइंड एज एपीसी। मार्जिनल रेट ऑफ चेंज को हम एपीसी बोलते हैं क्या? नहीं, एमपीसी बोलेंगे। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ चेंज को हम एमपीसी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत। ओके, देन नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ unfavorable balance of trade, the current account of the nation may be in surplus। अगर अनफेवरेबल बैलेंस हमें दिख रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो ऐसा हो सकता है कि करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में हो, मे बी इन सरप्लस। सोचो जल्दी से, अगर बीओटी अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है यानी कि डेफिसिट है बीओटी में, तो ऐसा हो सकता है कि करंट अकाउंट सरप्लस में हो। बिल्कुल हो सकता है, सही बात है, क्योंकि करंट अकाउंट तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बीओटी तो उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐसा हो सकता है कि बीओटी में डेफिसिट हो बट करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा हो। ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है? दिया है नेट इनविजिबल रिसीट्स ऑफ अ नेशन कैन एक्सीड द नेट विजिबल रिसीट्स। मतलब नेट इनविजिबल रिसीट्स यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स करंट अकाउंट में सरप्लस हो सकता है। क्योंकि देखो बीओटी में तो हम सिर्फ विजिबल्स की बात करते हैं ना, विजिबल्स के अलावा भी तो करंट अकाउंट में आइटम्स आते हैं ना, जैसे कि सर्विसेज हो गए, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गए, तो हो सकता है कि वो सरप्लस शो कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल करंट अकाउंट तो सरप्लस में ही जाएगा ना। तो इसलिए रीजन एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से सोचना कैसे। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं कौन सा है ये, बट चलो करते हैं इसमें। दिया है असर्शन है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज एबल बॉडीड पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड वो होते हैं जो कि विलिंग नहीं है काम करने के लिए। सही है। देयर एग्जिस्ट जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने अभी किया था ये, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में इनवॉलेंट्री जीरो होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है। ठीक है, दोनों सही है, बट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग टॉपिक्स हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, देन नेक्स्ट है, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। गिवन है एक्सेस ऑफ जीएनपी ओवर जीडीपी इज पॉसिबल। ऐसा हो सकता है क्या जीएनपी जो है वो ग्रेटर देन जीडीपी हो? बिल्कुल हो सकता है ना, एनएफआई है। ठीक, इसके बाद एक्सेस ऑफ जीडीपी ओवर जीएनपी इज पॉसिबल, मतलब कि जो जीडीपी है वो ग्रेटर देन जीएनपी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, अगर एनएफआई माइनस में होगा ना, अगर एनएफआई नेगेटिव होगा तो जीडीपी ज्यादा आएगा, जीएनपी कम आएगा। ठीक है, फिर है इक्वालिटी बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज पॉसिबल। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो? बिल्कुल, कब? जब एनएफआई है जीरो के इक्वल। ठीक है, एनएफआई है जीरो। और फोर्थ है सम ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब जीएनपी और जीडीपी का सम हमेशा जीरो के इक्वल होता है क्या? गलत। ऑप्शन डी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी में एग्जिस्ट व्हेन। इन्फ्लेशनरी गैप होता है जब जो एक्चुअल में एडी है वो ज्यादा है और जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी है वो नीचे है। ठीक है, सो एक्चुअल एडी अगर ग्रेटर देन पोटेंशियल एडी होगा, ठीक है, सो उस केस में इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट रिलीज्ड ऑन 19 मई 2023, हमें गिवन है इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्रू फॉर द थर्ड स्ट्रेट वीक एंड रीच नियर एन अप्रोक्सीमेट लेवल ऑफ 600 बिलियन। तो ये जो सिचुएशन है ये कौन सी साइड और कौन से अकाउंट में आएगा बीओपी को? पॉइंट समझो कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो इंक्रीज हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली ये बात कर रहा है हमारा जो आरबीआई के रिजर्व्स नहीं होते, आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स, बीओपी का स्ट्रक्चर में लास्ट में आप इन्हें शो करते हो, तो बेसिकली वो रिजर्व्स इंक्रीज हो गए। तो सिंपल बात है कि आरबीआई ने रिजर्व्स खरीदे हैं। ठीक है, रिजर्व्स आरबीआई के पास आएंगे तो इकोनॉमी से तो हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा रिजर्व्स का, आरबीआई के पास बढ़ेंगे और इकोनॉमी में से आउटफ्लो हो गया रिजर्व्स का, तो आउटफ्लो होगा तो डेबिट में आएगा। ठीक है, डेबिट में आएगा, और ये होता है हमारी कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल एंड डेबिट।
ठीक है, कैपिटल एंड डेबिट। ठीक है, इसमें हमें इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। सो बेसिकली इंक्रीज हुए रिजर्व्स और डेबिट साइड। ठीक है, इंक्रीज एंड डेबिट, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके। ठीक है। ठीक है, एक और बारी बता रही हूँ कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना वो इंक्रीज हुए। मतलब कि जो आरबीआई है उसने फॉरेन करेंसी परचेज करी होगी। ठीक है, सो हमारे इकोनॉमी से तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का आउटफ्लो हो गया होगा, इसलिए आएंगे डेबिट साइड में। ठीक है, और डेबिट साइड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल नहीं बताना है इसमें, डेबिट साइड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसलिए इंक्रीज एंड डेबिट। ओके। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिजर्व रेशो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड। मतलब अगर रिजर्व रेशो बढ़ेगा सो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी परफॉर्म्स द वाइटल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। बिल्कुल सही है, सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। के बाद अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हमें दिया है, असर्शन है ceteris paribus यानी कि कीपिंग अदर्स थिंग कांस्टेंट, devaluation ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन। डिवैल्यूएशन की वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, असर्शन सही है। रीजन दिया है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है फिक्स्ड के केस में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के केस में। रीजन भी सही है। ठीक है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, क्योंकि तो सिंपल आपको डेफिनेशन बता दी डिवैल्यूएशन की, बट डिवैल्यूएशन की वजह से नेशनल इनकम क्यों बढ़ी वो तो बताया नहीं ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई अगर कम करनी है देश में तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? देखो अगर सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ा दे, बैंक रेट अगर बढ़ाएंगे तो मतलब कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन महंगे में देंगी, और पब्लिक को अगर लोन महंगे में मिलेंगे तो पब्लिक लोन कम लेगी, लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर बनेगा, बैंक रेट कर दो इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड का मतलब है आउटफ्लो। तो आउटफ्लो कब नहीं होगा? देखो अगर इंपोर्ट कराएंगे गुड्स तो आउटफ्लो होगा। रेमिटेंस बाय फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया टू देयर फैमिलीज अब्रॉड। मतलब इंडिया ने फॉरेनर्स को रेमिटेंस भेजे। ठीक है, रेमिटेंस अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो उसमें भी डिमांड होगा। ठीक है, इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज, अगर इंडियन टूरिस्ट फॉरेन कंट्री विजिट करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें भी डिमांड करनी पड़ेगी, आउटफ्लो होगा हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज का। एंड लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमने बाहर की कंट्री से लोन लिया, लोन अगर लोगे तो आपके पास इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि सप्लाई। ठीक है, सो ऑप्शन डी। ओके, इसके बाद अगला आपके पास आएगा क्वेश्चन, इफ अ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस, it implies that MPC dash and APC dash as the income level rises। मतलब कि ये जो हमारा कंजम्पशन का एक लाइन होती है ना वो इस तरह से बनती है। ठीक है, ये कंजम्पशन की लाइन है, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्रिएट करा है इसने। ठीक है, सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एमपीसी क्या होगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो हमारा जो उस केस में एमपीसी है ना वो तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, एमपीसी तो हर लेवल पे कांस्टेंट होता है, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा एपीसी जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि कंजम्पशन कम होता जाएगा तो एपीसी भी डाउन आता रहेगा। ठीक है, सो एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड एपीसी फॉल्स। ओके। ठीक है, इसके बाद अगला है आपके पास, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द राइज और फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज इन अ रेंज बाउंड मैनर्स। कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक की बात हो रही है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया। नहीं, इसको देखते हैं। देखो, आपको इनकरेक्ट फीचर बताना है मनी सप्लाई का। सो देखो, इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो गलत है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है इसमें, तो ये तो पीरियड ऑफ टाइम बोला है। ये तो इनकरेक्ट हुआ। इट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। मनी सप्लाई में क्या गवर्नमेंट जो पैसा होल्ड कर रहा है वो भी आता है? नहीं, मैंने आपको बताया था ही पीछे भी, ये तो नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट दी करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जितना पैसा होल्ड करता है वो मनी सप्लाई में आता है क्या? बिल्कुल गलत। हम तो पब्लिक की बात करते हैं मनी सप्लाई में। तो तीनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बोला है, रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर होता है, हम सबको पता है, सही है। फिर है, रियल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी में हम करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे निकालते हैं? नहीं, रियल जीडीपी में हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। ठीक है, बेस ईयर का प्राइस। असर्शन सही है, रीजन गलत है। इसके बाद आपको बताना है, फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीएस बिकम्स जीरो। किस लेवल पे एपीएस जीरो होगा? एपीएस जीरो मतलब, हमारी देखो, एपीएस को अगर हमें जीरो रखना है तो एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन पाई। तो अगर मैं एस को जीरो रख दूं तो एपीएस जीरो हो जाएगा। तो सिंपल चीज है, देखो, इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, मतलब सेविंग्स तो जीरो होंगी। सेविंग जीरो होंगी क्योंकि जितना इनकम था सारा का सारा खर्चा कर दिया, तो सेविंग जीरो। तो ये जो 100 वाला इनकम लेवल है, यहीं पे एपीएस क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। सो 100 इज द आंसर, ऑप्शन बी। इसके बाद, कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल आउटपुट बोल लो या एएस बोल लो या वाई बोल लो, एक ही बात है। सो एएस बोलो या वाई बोलो, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस एस। वही लिखा हुआ है, सही है। हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफन लीड्स टू लोअर सेविंग्स। इनकम अगर ज्यादा होगी तो सेविंग्स कम होती है क्या? सोचो जल्दी से। इनकम अगर ज्यादा होगी तो हमारी सेविंग्स भी ज्यादा होंगी, क्योंकि एक पॉइंट पे हम खर्चा करना कम कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं। दिया है आपको, अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर इफ द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन इज ट्राइंग टू curtail द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। curtail का मतलब करेक्ट। अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को खत्म करना है तो हम क्या ऑर्डर यूज करेंगे? तो देखो, एज पर ऑप्शंस, पहले तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी। ठीक है, टैक्स बढ़ाएगी। टैक्स बढ़ाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, जिससे एडी भी कम होगा। तो इस सीक्वेंस में चलोगे, पहले टैक्स बढ़ाओ, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, एडी कम हो जाएगा। तो सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, डन। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन, कुछ 10 क्वेश्चन और हैं बस। दिया है, मिस्टर सहोत्रा बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस। मिस्टर सहोत्रा ने बैंक से बोरो करा है न्यू हाउस परचेज करने के लिए। फ्रॉम द वर्ब स्टेटमेंट हमें फंक्शन ऑफ मनी बताना है। सो देखो, अगर बोरो कर रहे हो तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है फ्यूचर पेमेंट्स या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। बोरो करा है, क्रेडिट पेमेंट होगा, तो ऑप्शन डी। ओके जी, ऑप्शन डी। समझ गए इतनी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इफ इन एन इकॉनमी द इनिशियल डिपॉजिट्स आर 4,000 और रिजर्व रेशो है 10%, हमें निकालना है टोटल डिपॉजिट्स कितने आएंगे। तो फॉर्मूला लगाओ सिंपल तरीके से। मनी मल्टीप्लायर होता है, देखो, मनी मल्टीप्लायर का ही क्वेश्चन है, दो ही फॉर्मूला है वही लगेंगे। सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, यानी कि 1/10%, जो कि आएगा 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स। इसके बाद टोटल डिपॉजिट्स होते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट्स हैं आपके पास 4,000, मनी मल्टीप्लायर है 10, तो आएगा 40,000। सिंपल, ऑप्शन बी। टिक मारो और आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर कंट्री में लाई कर रहा है, उसका मतलब अर्निंग स्पेंडिंग सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर्टिकुलर देश से ही चल रही है, और वो एक साल से ज्यादा के लिए अगर उस कंट्री में रह रहा है, तो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट गिवन है, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एक इंडियन है, न्यू दिल्ली में ही काम कर रहा है अगर, तो ऑफ कोर्स यहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, अगर इंडियन ऑफिशियल्स इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं जो कि चाइना में है, चाइना में अगर है, इंडियन एम्बेसी ही क्यों ना हो, है तो हमारी टेरिटरी का पार्ट और इंडियन ऑफिशियल्स ही हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी इसमें आएंगे, रेजिडेंट्स में ही आएंगे। इंडियन डिप्लोमेट्स विजिटिंग कनाडा फॉर अ समिट, एक समिट के लिए इंडियंस कनाडा विजिट करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भारतीय ही माने जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट है हमारे। ठीक है, इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, इंडियन है जो बाहर की अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है एक साल से ज्यादा के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए हो गया ना, तो फिर वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके जी, इसके बाद अगला चलते हैं, नेक्स्ट है, एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम्स। एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हर एक इनकम लेवल पे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। करेक्ट। पिछली मैंने जो 50 MCQs की वीडियो पोस्ट करी थी उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपने चेक किया है तो ध्यान रखना कि सारे के सारे इनकम लेवल पे, फिर वो चाहे इक्विलिब्रियम लेवल ही क्यों ना हो, ऑल इनकम लेवल्स पे एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा है, अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू एक्स इंट एडी। इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी कि एएस एक्स इंट एडी के इक्वल होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड में यही होता है कि एडी एएस के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों सही है एकदम। इसके बाद नेक्स्ट है, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, जितनी एडिशनल इनकम थी यानी कि डेल्टा वाई था, वो पूरा का पूरा हमने कंज्यूम कर दिया, मतलब डेल्टा वाई और डेल्टा सी इक्वल है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आएगा, देखो सिंपल है, एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1, क्योंकि एमपीसी 1 आ रहा है ना, सो 1/0 इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आपको बताना है लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीएस बिकम्स जीरो। सिमिलर क्वेश्चन, जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा यानी कि 100 पे। ऑप्शन बी, 100। ठीक है, 100। देन इस पे देखते हैं, आपको बोला है व्हाट डज द शेडेड एरिया ईएफजी इन द गिवन फिगर इंडिकेट। इंडिकेट क्या करता है ईएफजी, ये हमें बताना है। सो देखो, सबसे पहले ये जो हमें लाइन गिवन है तो कंजम्पशन की लाइन है। ठीक है, ये 45 डिग्री वाली लाइन है हमारी इनकम की, और ये जो पॉइंट है पॉइंट ई जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन से पहले अगर आप चेक करो तो कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है। ठीक है, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है, तो उस केस में हम लोग डिस सेविंग्स कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें, जो शेडिड एरिया है इस केस में इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, मतलब कि सेविंग्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, कि अगर इनकम 100 की है और कंजम्पशन उससे कम है, कंजम्पशन सपोज 80 का है, तो ऑफ कोर्स सेविंग 20 की होंगी। ठीक है, अब हमें ईएफजी का इसमें बताना है क्या इंडिकेट करेगा, तो ईएफजी इंडिकेट कर रहा है कि कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। सेविंग जीरो के इक्वल है क्या? सेविंग्स जीरो के इक्वल है क्या? ये भी नहीं। ठीक है, सेविंग्स तो जीरो यहाँ पे होगा ब्रेक इवन पे, राइट। और इसके बाद कंजम्पशन लेस देन इनकम, कंजम्पशन लेस देन इनकम कंजम्पशन लेस देन इनकम का मतलब क्या है कि यस, कंजम्पशन कम है,
इनकम ज्यादा है, तो ये तो सही है। ठीक है। एंड सेविंग्स लेस देन जीरो होंगी क्या? तो आपको फोर्थ गिवन है सेविंग लेस देन जीरो, तो क्या ब्रेक इवन के बाद सेविंग जीरो से कम होती है? नहीं। देखो इसके ना टेबल बना देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हल्का सा कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ दिया है उन्होंने। देखो समझो, एक जो टेबल होती है बुक में, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स, ठीक है। पहले इनकम हम लेंगे जीरो, फिर 100, 200, 300 और 400। ठीक है। कंजम्पशन पहले लेवल पे तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, यानी कि 40 का। फिर 80 से इंक्रीज करेंगे, सो 120, 200, 280 और 360। ठीक है। सेविंग्स होती है हमारे पास इनकम माइनस कंजम्पशन, सो 0 - 40 इज -40, 100 - 120 इज -20, 200 - 200 0, 300 - 280 20, 400 - 360 है 40। ठीक है। अब ब्रेक इवन कौन सा है? ये वाला, जहाँ पे 200 200 ये इक्वल है। ठीक है। सो ब्रेक इवन के बाद अगर हम देखें, ये वाला जो एरिया है, शेडेड एरिया, क्या उसमें हमारी सेविंग्स जीरो से कम है? नहीं। सेविंग जीरो से कम का है, ज्यादा है भाई। तो ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। ठीक है। सो बेसिकली जो हमें गिवन है इसमें सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है। तो इनके ऑल्टरनेटिव्स इन्होंने गड़बड़ दिए हैं। तो इस केस में आप ये देख लो थर्ड किस में आ रहा है। देखो थर्ड एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ पा रहा है। तो आप बी या सी में से कोई भी एक आंसर कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। बस ध्यान रखना कि ऑप्शन थर्ड है, तो बी या सी में से आंसर होना चाहिए। ओके। बाकी इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास है, मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजेक्शन्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को मेजर करने के लिए हम कौन सी ट्रांजेक्शन पे बेस्ड होते हैं? क्या बोला मैंने? मेजरमेंट ऑफ बीओपी डेफिसिट इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजेक्शन। तो कौन सी ट्रांजेक्शन पे बेस्ड होता है? ये होता है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। ठीक है। बीओपी बनेगा ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। अब उस डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम अकोमोडेटिंग का यूज करेंगे। ठीक है। बट बीओपी डेफिसिट को मेजर करना हम ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे ही करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द सप्लाई, सप्लाई यानी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला है परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड बाय एन इंडियन। एक इंडियन ने इंग्लैंड में लैंड परचेज किया, तो हमारे पास से तो आउटफ्लो होगा, यानी कि डिमांड होगी। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल, अगर बाहर के लोग ताजमहल देखने के लिए आएंगे तो ऑफकोर्स इंडिया में इनफ्लो होगा, सप्लाई होगा। तो एक तो ऑप्शन सेकंड आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद डोनेशन ऑफ 500 मिलियन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट से हमें डोनेशन मिली है, अगेन इनफ्लो होगा, सप्लाई होगी, ऑप्शन थ्री। ठीक है। सो ऑप्शन टू एंड थर्ड आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी। देन नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है इफ इन एन इकोनॉमी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग अ डेफिसिट ऑफ 200 एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है 900, तो एक्सपोर्ट्स कितने होंगे? बहुत सिंपल है, बीओटी होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बीओपी में बीओटी में डेफिसिट है, यानी कि -200 लिख दो। एक्सपोर्ट आपको निकालने हैं, इंपोर्ट है 900। इंपोर्ट कितने हैं? 900। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्सपोर्ट इक्वल टू -200 प्लस 900, दैट इज 700। 700 के आएंगे एक्सपोर्ट, मतलब 700 के एक्सपोर्ट है और 900 के इम्पोर्ट है, तो ऑफकोर्स बीओटी में नेगेटिव बैलेंस आएगा 200 का। ओके। ठीक है। सो दैट्स इट। हम लोगों ने कुछ 50 एमसीक्यूज और कर लिए। ठीक है। और ये सारे एमसीक्यूज थे हमारे 2023-24 के जो बोर्ड के पेपर्स थे, उसमें से सारे के सारे हमने कर लिए। 5 ही सेट आते हैं, तो ऑल डन। ठीक है, मैक्रो डन। बाकी एक और वीडियो डालूंगी मैं जिसमें हम लोग पिछले साल के यानी कि 24-25 के भी मैक्रो इको के और 50 एमसीक्यूज कर लें, आईटी के भी करेंगे। ठीक है। इनमें कोई डाउट आया हो क्वेश्चन में तो कृपया करके कमेंट कर देना, उसमें उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।